वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने वीएनटीआर के बारे में डिस्कशन किया था। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। हमने बोला था कि 10 से 50 बेस पेयर की एक ऐसी चेन पाई जाती है जो हर व्यक्ति में रिपीट होती है, और जो रिपीट होती है उसका नंबर क्या करता है, वेरी करता है। हर व्यक्ति में जो नंबर है वो वेरी करेगा। ये चेन क्या होगी, रिपीट होगी, लेकिन हर व्यक्ति में वो जो रिपीटेशन का नंबर है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। इसलिए बोला था वेरिएबल नंबर, यानी ये जो रिपीट होगी हर व्यक्ति में नंबर क्या करेगा, अलग अलग होगा। और टैंडम का मतलब क्या था, एक के बाद एक। और वीएनटीआर के दोनों तरफ रेस्ट्रिक्टेड साइट पाई जाती है। कौन सी साइट पाई जाती है, रेस्ट्रिक्टेड साइट पाई जाती है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर कट लगाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर क्या लगाता है, उस जगह पर कट लगाता है। और यहां पर वीएनटीआर और रेस्ट्रिक्टेड साइट दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट। रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट है क्या, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट रेस्ट्रिक्शन साइट और वीएनटीआर दोनों से मिलकर बना, ठीक है। इसे बोला गया रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट बोला गया, ठीक है। हर व्यक्ति में रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट अलग अलग होता है। हर व्यक्ति में रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट अलग अलग लेंथ का होता है, ठीक है। ये लेंथ चेंज क्यों होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में वीएनटीआर अलग अलग है। किसी में जो रिपीट होने वाला जो बेस पेयर है उसका नंबर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो किसी में कितनी बार रिपीट हो रहा है, किसी में कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसी कारण से वीएनटीआर हर व्यक्ति का अलग अलग है। वीएनटीआर अलग होने के कारण रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट हर व्यक्ति का अलग अलग है। इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्टेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसमें क्या आ रही है, विभिन्नता आ रही है। हर व्यक्ति में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, विभिन्नता आ रही है। किसमें, उस लेंथ में, रेस्ट्रिक्टेड लेंथ में, यानी रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट में क्या आ रही है, वेरिएशंस आ रही है। जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति का जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट है अलग अलग है, और इसी से ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें एक फादर है, एक मदर है और उनकी एक डॉटर है। फादर, मदर और डॉटर है। मान लीजिए एक सर्वेंट ने, यह है सर्वेंट, ठीक है, फादर और डॉटर को मार दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। और बाद में जो डाउट है, या तो वो मदर पे जा रहा है या किस पे जा रहा है, सर्वेंट पे जा रहा है। यानी यहां पर फादर की भी डेथ होगी और डॉटर की भी डेथ होगी। डेथ किसने की, सर्वेंट ने। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कि सर्वेंट ने ही डॉटर और फादर दोनों को मारा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, डीएनए के सैंपल लेंगे। यानी यहां पर फादर के, मदर के, डॉटर के और सर्वेंट सबके डीएनए के सैंपल लेंगे। ये सैंपल कहां से लिए जा सकते हैं, ब्लड से लिए जा सकते हैं, स्किन से लिए जा सकते हैं, ब्लड से लिए जा सकते हैं, स्किन से लिए जा सकते हैं, अगर रेप हुआ है तो स्पर्म से लिए जा सकते हैं।
बोन से लिए जा सकते हैं, हेयर फॉलिकल से लिए जा सकते हैं, हेयर फॉलिकल से लिए जा सकते हैं। मान लीजिए जब सर्वेंट ने इस फादर को मारा होगा, इस फादर को किया होगा, तो उसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रह गया होगा, चाहे कोई हाथापाई में कोई स्किन का टुकड़ा या कोई ब्लड लग गया होगा या कोई बोन रह गई होगी। ठीक है, उसी तरह डॉटर को जब इसने किल किया होगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रह गया होगा, चाहे वो हेयर फॉलिकल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजों से हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ब्लड के सैंपल ले सकते हैं, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा हम जो असली मर्डरर है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब डाउट किस पे, डाउट सर्वेंट पे भी है और मदर पे भी है, क्योंकि दोनों क्या है, जीवित है, दोनों क्या है, लिविंग है, और यहाँ पर फादर और डॉटर दोनों की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। तो कैसे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, अब उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या चीज है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम यहां पर सबके डीएनए को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, चाहे वो फादर है, चाहे वो मदर है, चाहे वो डॉटर है, चाहे वो क्या है, सर्वेंट है, सबके डीएनए को यहां पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, और उससे हमें पता चलेगा कि जो डीएनए है वो मर्डरर का कौन सा डीएनए है। यानी अगर फादर में दो प्रकार के डीएनए पाए जा रहे हैं, तो एक तो फादर का खुद का डीएनए होगा, एक जो मर्डर करने वाला आया था, मान लीजिए उसके नेल्स में वो डीएनए लगा रह गया, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये फादर का डीएनए है, ये जो सर्वेंट का डीएनए है। ठीक है, उसी तरह डॉटर का भी डीएनए लेंगे, और उसमें अगर सर्वेंट का डीएनए पाया जाता है उसको भी लेंगे, मदर का डीएनए भी लिया जाएगा और सर्वेंट का डीएनए भी टेस्ट करने के लिए लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। अब डीएनए का साइज तो बहुत बड़ा है, तो क्या किया जाएगा, हमें जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करनी है वो किससे करनी है, वीएनडीआर से करनी है। किससे करनी है, वीएनडीआर से करनी है, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट से करनी है। हमारा बेस वो है, और इसके चारों तरफ क्या पाई जा रही है, रेस्ट्रिक्टेड साइट पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, रेस्ट्रिक्टेड साइट पाई जा रही है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगा सकता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए of using restriction endonuclease enzyme। हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए के छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स होंगे उनको कट करेंगे, और ये फ्रैगमेंट्स कौन कौन से फ्रैगमेंट्स होंगे, ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स होंगे, जिनकी लेंथ पर हर व्यक्ति में क्या क्या है, अलग अलग है। उसकी लेंथ क्या है, डीएनए की हर व्यक्ति में अलग अलग है। अब यहां पर उस डीएनए को काटा जाएगा किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, जो कि क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट होंगे। रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स होंगे, और इन रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा हर व्यक्ति में से। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को या डीएनए को सेपरेट किया जाता है। डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यह सेपरेशन किस बेस पे हो सकता है, साइज के बेस पे और चार्ज के बेस पे। बेसिकली हम यहां पर डीएनए को साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा।
देखिए अब अगला स्टेप है साउदर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग देखिए एडवर्ड साउदर्न ने एडवर्ड साउदर्न ने 1970 में सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में बताया। तो साउदर्न तो यहां से आया है। अगर पूछे साउदर्न ब्लोटिंग में साउदर्न का मतलब क्या है, तो ये साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड साउदर्न। और ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी टेक्निक का नाम उसके वैज्ञानिक के नाम के ऊपर पड़ा है। तो साउदर्न ब्लोटिंग, साउदर्न शब्द कहां से आया, एडवर्ड साउदर्न से। और ब्लोटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना, ठीक है, या एब्जॉर्ब करना, ट्रांसफर करके एब्जॉर्ब करना। यहां पर क्या किया जाएगा, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स थे उन्हें क्या बोला था, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट। जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट थे उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा सॉलिड सरफेस। उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। पहले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थे, अब उन्हें ट्रांसफर कर दिया कहां पे, सॉलिड सरफेस पे ट्रांसफर कर दिया। जैसे उसे सॉलिड सरफेस पे ट्रांसफर किया, तो सॉलिड सरफेस यानी सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो कि या तो नाइट्रोसेलुलोज की या तो नाइट्रोसेलुलोज की होगी या वो नायलॉन शीट की होगी, नायलॉन शीट की होगी। उन्हें सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन शीट की बनी होगी, और ये शीट इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट जैसे ही इस नायलॉन शीट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट ब्लॉट। देखिए एडवर्ड साउदर्न ने 1970 में इसकी डिस्कवरी की थी, और ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है। ब्लोटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना, या ट्रांसफर करके शीट द्वारा उसे एब्जॉर्ब करना। रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट है, उसे ट्रांसफर किया जाएगा सॉलिड सरफेस पे। सॉलिड सरफेस कौन सी होगी, सिंथेटिक मेम्ब्रेन होगी, जो कि या तो नाइट्रोसेलुलोज की बनी होगी या नायलॉन शीट की बनी होगी, जो इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इसका नाम बदलकर रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट ब्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक स्टेप और है। देखिए साउदर्न ब्लोटिंग में ही एक टेस्ट और आएगा, एक चीज और आएगी, जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। यहां पर डीएनए का डीनेचुरेशन क्या है, डीनेचुरेशन कैसे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, साउदर्न ब्लोटिंग टेस्ट में। ठीक है, यहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। क्या बोला गया, डीएनए डीनेचुरेशन बोला गया। अब अगला स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अगला स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाएगा, यहां पर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब यूज किया जाएगा। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब यूज किया जाएगा। डीएनए प्रोब मतलब सिंथेटिक डीएनए, और स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे। प्रोब का मतलब बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे, और कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव। और ये सिंथेटिक डीएनए है। बेसिकली ये जो डीएनए प्रोब होंगे, ठीक है, जो वीएनटीआर सीक्वेंस थी, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए के जो दो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी जैसे अगर यहां पर ए जुड़ा है तो ए के सामने टी जुड़ेगा, यहां पर टी जुड़ा है तो टी के सामने ए जुड़ेगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। वैसे ही ये जो डीएनए प्रोब है ये वीएनटीआर के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। वीएनटीआर अब सिंगल स्टैंड रहेंगे, वीएनटीआर कैसा रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। जो डीएनए के सेगमेंट्स थे जिन्हें अपने क्या बोला था, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट ब्लॉट बोला था, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट ब्लॉट बोला था, वो तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा ना। अब ये डीएनए प्रोब भी कैसे है, सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर रेडियो एक्टिव का यूज किया गया। अब रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट थे उनके साथ, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट ब्लॉट थे उनके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ए डी का कॉम्प्लीमेंट्री है, टी ए का कॉम्प्लीमेंट्री है, सी जी का कॉम्प्लीमेंट्री है, और जी सी का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक साथ आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी एक डीएनए सेगमेंट तो कौन सा है, जो हमने मदर से लिया था, फादर से लिया था, डॉटर से लिया था, सर्वेंट से लिया था, और एक डीएनए सेगमेंट हमने डीएनए प्रोब को बाहर से सिंथेटिक करके डाला है। ठीक है, और वो आपस में आकर यहां पर जुड़ गए। हमने जो वीएनटीआर थे ना उसके साथ क्या जोड़ दिया, अब रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को जोड़ दिया। ठीक है, जो कि 4 से 6 टाइप के हैं, 4 से 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव प्रोब उनके साथ जुड़ चुके हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं। देखिए अगला स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या किया जाएगा, बेसिकली हम यहां पर जो हमारी नायलॉन शीट थी उस पे हम क्या निकालेंगे, उसका एक्सरे निकालेंगे। उसका क्या निकाला जाएगा, एक्सरे निकाला जाएगा, और एक्सरे पर हमें बैंड्स दिखेंगे जो कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ के बैंड्स होंगे। यानी जो फ्रैगमेंट्स की लेंथ होगी, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स की जो लेंथ होगी उस अनुसार हमें बैंड्स दिखेंगे। जैसे अगर हमने फादर का लिया तो फादर के बैंड्स अलग दिखेंगे, मदर का लिया मदर के बैंड्स अलग दिखेंगे, और फादर में जो डीएनए प्राप्त हुआ, ठीक है, फादर में जो डीएनए प्राप्त हुआ वो मर्डरर का था, उसके बैंड बिल्कुल सर्वेंट के बैंड से मैच हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फादर का जो मर्डर है वो किसने किया था, सर्वेंट ने किया था। उसी तरह डॉटर के स्किन में जो डीएनए के टुकड़े मिले थे वो किसके साथ मैच हो जाएंगे, सर्वेंट के साथ मैच हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डॉटर का मर्डर किसने किया था, सर्वेंट ने। तो फादर और डॉटर दोनों का मर्डर किसने किया था, सर्वेंट ने। क्योंकि हर व्यक्ति में जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ है वो अलग अलग पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वीएनटीआर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, और इससे हम
यहां पर इनके मर्डर का पता लगा पाए। और साथ में जब हमने ये भी देखा कि जो फादर का डीएनए था और जो डॉटर का डीएनए था उसमें बहुत सारे वेरिएशंस थे, यानी ये जो डॉटर थी ये इस फादर की नहीं, तो जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनका भी पता लग सकता है कि कौन सा पेरेंट्स सही है और कौन सा पेरेंट्स सही नहीं है, यानी ये जो डॉटर थी इस फादर की थी ही नहीं। ठीक है, इससे भी हम यहां पर पता लगा सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए, पेरेंटल डिस्प्यूट को सोल्व करना। मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स एक बच्चे को अपना अपना बता रहे हैं, तो हम यहां से पेरेंटल डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर ये पता लगा लिया कि ये जो डॉटर थी ये फादर की थी नहीं, ठीक है, तो पेरेंटल डिस्प्यूट को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में जीन डाइवर्सिटी में ठीक है, या पॉपुलेशन की स्टडी में देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। पेरेंटल डिस्प्यूट मतलब दो पेरेंट्स आपस में डिस्प्यूट चल रहा है उन दोनों के बीच में कि ये चाइल्ड उनका है, तो हम उन पेरेंटल डिस्प्यूट को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में जैसे मर्डर केस को सोल्व करना, मर्डर केस को सोल्व करना या रेप केस को सोल्व करना। तो रेप केस में क्या होगा, हम स्पर्म को लेंगे, स्पर्म को लेकर उसका रेपिस्ट के साथ उसका मैच करके देखेंगे क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे निर्भया का केस था ना, वहां पर रेप केस में क्या किया गया था कि 6 के 6 जो अपराधी थे उन 6 के 6 का स्पर्म से ये पता लगाया गया था कि ये 6 के 6 वही थे या कोई और थे, तो उससे पता चल गया था कि ये 6 अपराधी वही थे। या अगर आपने पढ़ा होगा राजीव गांधी का असैसिनेशन, राजीव गांधी को मारा गया था, तो वहां पर जो बोन थी, फीमेल की जो बोन थी उसके टुकड़ों द्वारा उस फीमेल की पहचान की गई थी राजीव गांधी के असैसिनेशन में। ठीक है, या जीन की डाइवर्सिटी पता लगा सकते हैं कि ये जीन की डाइवर्सिटी कितनी है, क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार के वीएनडीआर मीडिया, तो हम जीन की डाइवर्सिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं कि किस किस प्रकार की जीन पॉपुलेशंस में पाई जा रही है। तो ये आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस। अब आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं सीडीएफडी की। सीडीएफडी सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस सीडीएफडी, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर रिसर्च करता है, और ये कहां है, हैदराबाद में। कहां है, हैदराबाद में है। तो ये आ गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।